तो हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। एंड आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, मतलब हम बात करने वाले हैं और एक नई टॉपिक शुरुआत होती है आज से। तो आज मैंने और एक नई टॉपिक की शुरुआत मतलब थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की रीडिंग करी है एंड उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम द बुक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय डैनियल केनीमान की बुक। ओके, तो आते हैं आज की जो टॉपिक जो शुरुआत होती है। आज की टॉपिक जो मैंने रीडिंग करी शुरुआत के लिए है, वो कौन सी टॉपिक है, वो कौन सी टॉपिक है, वो कौन सी टॉपिक है। तो आपको बताने में मुझे बहुत खुशी हो रही है एंड आई फील हैप्पी कि और एक नई चैप्टर की शुरुआत हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले दिन जो वीडियो था उसमें आपको बताया था कि हर चैप्टर की शुरुआत होती है एंड उसकी एंड भी होती है। जैसे कि हमारी लाइफ जैसे हम जन्म लेते हैं उसके उसके बाद हमारा मरना तय है। वो चाहे यंग एज में मरे हो या कैसे भी मरो, या आप नेचुरली मरो एज जाने के बाद, या कैसे भी मरो, लेकिन मरना तय है, सबको मरना तय है। तो इसे कोई रोक नहीं सकता। ओके, सपोज मानो अगर रोका जा सकता है तो क्या होगा। अगर लोग सिर्फ जीवित होना चाहें तो क्या प्रॉब्लम से क्या बेनिफिट हो सकता है, आप मुझे कमेंट में बताइए ज़रा। ओके, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी थोड़ा दिमाग को थोड़ा खोलते हैं हम। ओके, तो आते हैं एंड इस क्वेश्चन का जो मैंने जो आंसर काल जो वीडियो होगी उसमें बात करेंगे। थोड़ी सी मैं बात करूँगा, हिंट करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियरली ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। आप सभी को पता होगा आप इतना कैपेबल हो कि भाई आप सोच सकते हो उसके बारे में। एवरीवन कैन थिंक अबाउट दैट थिंग। ओके, तो मैं मानता हूँ सब लोग वो सोच सकते हैं क्योंकि सबके पास दिमाग है। ओके, कोई कोई उसे थोड़ा सा इस्तेमाल करता है, कोई कोई उसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है। ओके, लेकिन आज तो अपना कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाया दिमाग। अगर तुम थोड़ी सी भी दिमाग का इस्तेमाल कर दिए ना, थोड़ी सी भी, देन आप उससे ना कितना मतलब इस अभी के टाइम पे इतना ज्ञानी हो जाओगे कि पूजा मत। ओके, थोड़ी सी आप सोचो। ओके, तो आते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको शुरुआत होने से पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा। एग्जांपल से शुरुआत होती है। ओके, एक उसके बाद मैंने कुछ पहले मैं कुछ चीज़ों को आपको समझाने का कोशिश करूँगा, उसके बाद हम जो भी की पॉइंट्स मैंने लिख के रखा हूँ उसके बारे में बात करेंगे। पहले आते हैं एग्जाम्पल के बारे में। देखिए, एग्जाम्पल शुरुआत में ही एग्जाम्पल दिया है, क्यों दिया है एंड इसकी मोटिव क्या है, इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। तो ओके, शुरुआत करने से पहले आप सभी को डिस्क्लेमर है कि भाई जो भी मैंने अभी इस बात करूँगा या जो बात कर रहे हैं करेंगे आगे, वो सारे 100% श्योर मतलब गारंटी के साथ हम नहीं कह सकते, क्योंकि एवरीवन्स लाइफ इज़ डिफरेंट एंड एवरीवन्स फॉर साइट, अब देखने की नज़रिया भी अलग है। कोई एक नज़र से देख रहा है तो कोई ब्रॉड नज़र से देख रहा है। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि सिंगल फ्रेम और जॉइंट फ्रेम, कोई ब्रॉड ब्रॉड फ्रेम से देख पा रहा है, कोई तो नारो फ्रेम में देख पा रहा है। तो सभी को अलग अलग नज़रिया है एंड देखने की पर्सपेक्टिव भी अलग है, इंटेंशन भी अलग है। सब कुछ इंटेंशन इंटेंशन सही हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लेकिन पर्सपेक्टिव देखने की नज़रिया ना अलग अलग है। ओके, तो उनको समझना एंड मेरी पर्सपेक्टिव को जिस पर्सपेक्टिव से आप में जिस पर्सपेक्टिव के साथ आपको मैं बता रहा हूँ उससे अगर समझ में आ रहा है, समझने के बाद अगर तुम्हें लगता है कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है, देन आप एक्सेप्ट कर सकते हो, नहीं तो आप लीव कर सकते हो। ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहली ही शुरुआत होती है एक एग्जाम्पल के साथ। वो एग्जाम्पल क्या है, वो एग्जाम्पल ये है कि इटली एंड फ्रांस कॉम्पीटेड इन 2006 फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप की जो 2006 जो वर्ल्ड कप थी उसमें फ्रांस एंड इटली कम्पीट कर रहे थे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट 2 सेंटेंस बहुत डिस्क्राइब द आउटकम। ओके, इसकी देखो पहली लाइन क्या है, एक ही लाइन है कि कम्पीट कर रहे हैं दोनों। अगर उसके बाद दोनों सेंटेंस है कि कोई ना कोई तो जीतेगा। इसमें कौन जीते, इटली ऑन एंड फ्रांस लॉस। उसके बाद देखो, अगर रेशनली सोचा जाए तो बहुत सेम है, दोनों सेम है, लेकिन अगर इमोशंस के साथ देखा जाए देन वो अलग अलग होते हैं। इटली जीता
मतलब जीतने का बाद आपको कौन जिताया, मतलब कौन सी चीज़ ऐसी थी जो आपको जिताया है, वो मोमेंट आपको याद आ जाता है, वो लास्ट गोल याद आ जाता है, या लास्ट छक्का याद आ जाता है। एंड ऐसे ही अगर फ्रांस लॉस्ट मतलब लॉस करा, इसका मतलब कि आपको जब आप सुनोगे या सोचोगे उसके बारे में, देन आपको ऑटोमेटिकली एक पॉइंट आएगा कि अरे यार उसके वजह से ये हार गया। अगर उसके पास अगर बॉल पहुंच गया होता तो ये गारंटी एक गोल होता एंड हम जीत गए होते। ऐसे कुछ पॉइंट्स, ऐसे कुछ ट्रिगर आपको याद आएंगे जब आप एक सेंटेंस को आपने सिग्निफाई मतलब उसे रिवाइज करोगे या उसके आपको रीडिंग करोगे या सुनोगे आप। ओके, एंड दिस इज यही है कि एंड एक ही ये एग्जांपल ना आपको सब चीज़ें दिखाता है। कैसे? देखो यार, ये दिखाता है कि एक एक चीज़ की, एक डिसीजन की हम दो पहलू भी हो सकते हैं। ओके, तो हम उसमें एक पहलू में अच्छा लग रहा है कि दूसरे में बुरा लग रहा है। अगर ब्रॉड फ्रेम में देखा जाए, रेशनली सोचा जाए, देन दोनों ही सही है, क्योंकि मैच में तो हारना जीतना तो होता है। तो एक हारेगा, कोई एक जीतेगा, या कोई दूसरा जीतेगा, दूसरा हारेगा। तो एक है, ये रेशनली देखा जाए तो सही है। लेकिन अगर हमारे इमोशन के साथ, अगर ह्यूमन इमोशंस के साथ देखा जाए, देन दिस इज डिफरेंट फील। ओके, एंड also आप ये से भी देख सकते हो कि अगर मैं एक ए टीम का फैन हूँ और बी टीम जीती तो मुझे बुरा लगेगा। अगर मैं बी टीम का फैन हूँ, ए टीम जीतेगा तो मुझे बुरा लगेगा। ओके, ऑब्वियसली बात है, अगर जीतेगा तो खुशी लगेगा, नहीं तो बुरा लगेगा। दोनों चीज़ पे निकल के आ रही है, एक ही है, एक ही सेंटेंस है, लेकिन जो वो आउटकम आता है तो दोनों तरफ आता है। एक इमोशन मतलब सैड की तरफ, एक विन जो कि खुशी की तरफ आता है। ओके, ये तो मैं आपको बताया। एंड अभी मैं आपको थोड़ी सी मेरी जो लिख के रखा हूँ उसके बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। ये इसमें मैंने लिख के रखा है, तो इसे आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। जो भी आपको कुछ समझाया वही चीज़ें इसमें लिख के रखा हूँ, लेकिन थोड़ी सी ऑर्डर मैनर के साथ। ओके, तो एक ही बात को दो तरह से कहा जा सकता है। वही चीज़ें एक अभी हमने बताया कि एक एक कम्पीट कर रहे थे, लेकिन एक हारेगा, कोई जीतेगा, दोनों पहलू निकल सकते हैं। ओके, निकल रहे हैं इसमें, सॉरी। ओके, उसके बाद आते हैं, एग्जाम्पल दिया है कि जैसे कि इटाली ऑन और फ्रांस लॉस्ट, दोनों लॉजिकली एक ही आउटकम बताते हैं, लेकिन दोनों सुनने वाले पर अलग इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे कि आप देखो यार, अगर मैं ए वाला का टीम, फ्रांस का टीम का फैन हूँ, तो मुझे बुरा लगेगा अगर वो हारता है। अगर वो जीता है तो मैं मुझे खुशी लगेगा या खुशी महसूस करूँगा। अगर मैं इटली का अगर फैन हूँ तो मुझे इटली जीतने से मुझे खुशी हो रहा, अगर इटली हार जाएगा तो मुझे दुख होगा। इसलिए सुनने वाला को ये वो दोनों तरफ से इम्पैक्ट करती है, जो सुनने वाले के ऊपर। ओके, तो इसीलिए तो ये क्या गया, एक ही बात को दो तरह से हम कहा जा सकता है, इसलिए ये से कहा गया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, लॉजिक वर्सेस ह्यूमन इमोशंस। ओके, लॉजिक के हिसाब से दोनों सेंटेंस एक जैसे है, ट्रूथ कंडीशन सेम है। भाई कोई ना कोई तो जीतेगा, कोई ना कोई तो हारेगा, एक टीम जीतेगा, एक टीम हारेगी। लेकिन ह्यूमन दिमाग सिस्टम वन पर इमोशनल एसोसिएटिव थिंकिंग उन्हें अलग फील कराते हैं। देखो यार, वो इसलिए बात जो पहले वाला में एग्जांपल दे दिया, इमोशन, जब आपको जीतती है आपकी टीम तो आप खुशी होते हो, आप कदर नहीं करते कि जो दूसरी वाली टीम है कि उनको कैसा फील हो रहा होगा आपको देख कर। ओके, तो इमोशन के वाला जो होता है पार्ट, वो सिस्टम वन कराता है। इसे हम पहले भी देख चुके हैं कि पहले जो शुरुआत होती है ना, इस बुक की शुरुआत होती है, उसमें से ही आपको सिस्टम वन एंड सिस्टम टू के बारे में ऑथर ने बताया है, एंड उसकी कैरेक्टर्स क्या है, सारी चीज़ें बताया गया है। एंड ऑल्सो थ्रू आउट द चैप्टर्स आपको भी यही भी सिस्टम वन सिस्टम टू के बारे में एक बीच में जरूर आपको मैं कहा होगा, या इस बुक में जरूर है। ओके, नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ आते हैं कि एसोसिएशंस और मेमोरीज का रोल। मतलब एसोसिएशन मतलब हमारे जो सिस्टम वन का एंड हमारी जो दिमाग मेमोरी है, उनका रोल। इटली ऑन सुनते ही लोग इटाली के जीतने वाले मोमेंट्स या प्लेयर्स याद करते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब हम इटली ऑन सुनते हैं तो जो मोमेंट्स उन्हें उस टीम को जीतने का मौका मतलब दिलवाया है, उस मोमेंट को हमें याद आता है ऑटोमेटिकली। ओके, एंड फ्रांस लॉस्ट सुनते ही जिराने का
हेड वोट या फ्रांस की गलतियां याद आती है। देखो यार, लॉस क्या मतलब होता है क्या? आपकी टीम अगर हारती है तो किस लिए आप हारते हैं? देखो यार, सपोज एग्जांपल लेते हैं एक क्रिकेट टीम में लास्ट बॉल में एक छक्का लगना चाहिए था। एक छक्का लगेगा तो एक टीम जीत जाएगी, लेकिन चौका नहीं मार पाया। एंड आप करोगे अरे यार, बीच की जो ओवर थी ना, अगर उसमें थोड़ी सी एक एक बाउंड्री आ जाता या उसमें कोई एक छक्का या चौका आ जाता तो अभी एक लास्ट में हम जीत जाते मैच। एक ये पॉइंट है कि ये हारने का यही पॉइंट है। ऐसे हम पूछते ना, अब वो उस टीम हारने का सुनते ही आपको ये मोमेंट याद आ जाता है। ओके, वैसा ही मतलब एक ही सच्चाई के दो अलग इमोशन निकल आते हैं। एक ही सच्चाई कि एक कॉम्पीट कर रहे थे एक ही कप के लिए, लेकिन एक को पाना है एक को नहीं। तो एक ही सच्चाई के दो पहलू हैं। ओके, एंड नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ हम जाते हैं। तो लैंग्वेज शेप मीनिंग, वर्ड्स का चॉइस मत मैटर करता है। जो वर्ड्स का चॉइस होता है ना, वो बहुत मैटर करता है। उसके बाद एक ही फैक्ट को किस एंगल से बोला गया है, उसे लोगों की रिएक्शन अलग होती है। देखो, अब एक बात को ना तुम बहुत सारे एंगल से आप बता सकते हो। एक एंगल को तुम एंग्री मोड के साथ बता सकते हो, या एक मतलब स्लोली बोल सकते हो, या एक प्यार से बोल सकते हो, या क्यूरियोसिटी के साथ बोल सकते हो। बहुत सारे एंगल्स होते हैं। एंड आपके जो डिपेंड करता है कि आप जो वर्ड्स कैसे यूज करते हो उसे सामने वाले को, दैट शेप्स मीनिंग को शेप करता है। ओके, ये होता है। एंड वर्ड्स चॉइस मैटर करता है, बहुत ज़्यादा वर्ड्स मैटर करता है। जो भी वर्ड बोलते हो ना, वो सामने वाले के दिमाग में पूरा घुसता है। अगर तुम अच्छे वर्ड्स यूज़ नहीं करते एंड ऐसा भी वर्ड्स यूज़ करते हो जो कि उन्हें समझ में नहीं हो रहा है, मतलब समझ के बाहर जा रहा है, ऐसे वर्ड्स यूज़ करते तो भी वो मैटर करता है कि वो उनके समझ में पार है, मतलब उन्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा यूज वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड्स यूज करो जो कि उन्हें समझ में आए। आप जो भी बोलोगे सामने वालों को, वो उसे समझने आनी चाहिए। ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट जो की पॉइंट पे तरफ आते हैं। तो लेसन फॉर अस क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो सिर्फ सच कहना काफ़ी नहीं होता। कैसे कह रहे हो, किस शब्द के यूज कर रहे हो, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट देता है। देखो, आ, एक बंदा झूठ बोलता है, पूरी कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। एंड और एक इंसान जो कि सच बोल रहा है लेकिन लो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, तो आप किसको सच मानोगे? ऑब्वियसली बात है, आप जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको शेयर कर रहा है, झूठ शेयर कर रहा है, उसे आप सच मान बैठोगे। 80 to 90% तो आप वही सच मान लोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है। ओके, एंड ऐसे ही इस बात को मुझे आपको बताते बताते मुझे एक एग्जाम्पल याद आ गया। ओके, एक क्या हुआ कि एक इवेंट में एक किसी बड़े डॉक्टर को बुलाना था। ओके, उन्हें कुछ स्पीच देने के लिए बुलवाना था, उन्हें गेस्ट के हिसाब से। ओके, गेस्ट के हिसाब से उन्होंने बुलाना था एक मेडिकल कॉलेज में या किसी और स्टेज में बुलाना था उन्हें। लेकिन इससे पहले ना कोई उन्हें देखा नहीं है, फिर सिर्फ कॉल में ही बात हुई है, तो उन्हें कोई देखा नहीं है। तो उसके बदले में जो साइकोलॉजिस्ट जो मतलब थे, डॉक्टर थे, उनके बदले में कोई एक एक्टर को भेजा गया और उन्हें कहा गया कि पूरी कॉन्फिडेंस के साथ जो भी वर्ड्स आते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है ना आए, जो भी वर्ड्स आपको यूज़ करना है कर लो, जो भी, बस कॉन्फिडेंस के साथ बोलना। एंड ये एक्सपेरिमेंट करा गया। एंड वो जाते हैं, जो एक्टर थे, वो उन्हें डॉक्टरिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी आता नहीं है, बट वो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं, स्टेज में शेयर करते हैं, सारे सबके साथ बात करते हैं, सारे अपना जो भी कुछ कहना था, वो टॉपिक रिलेटेड नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। एंड लास्ट में एक ख़त्म हुआ, जब इवेंट ख़त्म होने के बाद उन्हें पूछा गया कि उस जो वहाँ पर बैठे थे सामने जो बैठे थे, जो मतलब जो ऑडियंस थे, उन्हें पूछा गया कि भाई ये कैसा स्पीच था, बहुत अच्छा लगा। एंड उसमें से मतलब एक फीडबैक आती है कि बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। भाई ओके, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से, मतलब ये ओरिजिनली है या नहीं। भाई कॉन्फिडेंस इसलिए मैटर करता है, इसलिए कहते हैं ना कि अगर कैसे कह रहे हो आप सामने वाला को, अगर तो गलत भी कह रहे हो ना, अगर सही लय के साथ कह रहे हो ना, देन वो बिलीव कर देगा। अगर तुम सही भी कह रहे हो, लेकिन अगर तुम अपनी शब्द, अपनी लय
रिदम को थोड़ा लो करके, कॉन्फिडेंस लो करके अगर बोल रहे हो सामने वाला को, देन सामने वाला को उससे खातिर नहीं करेगा या उन्हें झूठ मान लेगा। ओके, यही बात है। नेक्स्ट आते हैं, ह्यूमंस हमेशा लॉजिक के हिसाब से नहीं सोचते, उनकी सोच लैंग्वेज, इमोशंस और एसोसिएशन से इन्फ्लुएंस होती है। ओके, जैसे देखो यार, कंप्यूटर होता है रैशनली सोचता है, वो बेनिफिट क्या होता है वो आपको सजेशन करता है। लेकिन ह्यूमंस क्या होते हैं, ह्यूमंस ज़्यादातर ना रैशनल सोचते नहीं है। रैशनल सोचते का मतलब होता है कि भाई वो ज़्यादातर सारे चीज़ों को कैलकुलेट करते नहीं है, या वो ज़्यादातर ऐसे सोचते हैं कि इमोशन को उन्हें इम्फेक्ट करता है, या कोई इमोशंस होता हो गया, या कोई ऐसे एनवायरनमेंट हो गया, या लैंग्वेज हो गया, एसोसिएशन हो गया, उनका दिमाग जो सिस्टम वन होता है वो एक्टिव हो जाता है, या पहले जो कुछ हुआ होगा ऐसा ही उसी हिसाब से हो रहा होगा। ओके, बहुत सारे इफेक्ट करते हैं ह्यूमन डिसीजन लेने में। ओके, नेक्स्ट आते हैं, आप लोगों को क्या सिखा सकते हो, आप लोगों को क्या सिखा सकते हो। तो पहला आता है कम्युनिकेशन पावर, हर फैक्ट को प्रेजेंट करने का तरीका मैटर करता है। तो अब जब भी आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हो तो आपको अपनी वर्ड्स को ही मतलब ध्यान देना है। आप चाहे वर्ड्स गलत बोलो लेकिन रुकना नहीं है, कॉन्फिडेंस लो नहीं होनी चाहिए आपको। उन्हें सामने वाले को पता नहीं होना चलना चाहिए कि भाई तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि भाई उन्हें ही डर लगे कि भाई अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया, इतनी इजी ना हो जाए ये क्वेश्चन, उन्हें डर लगना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं परसेप्शन डिफरेंस, दो लोग एक ही बात अलग अलग समझ और महसूस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले मतलब इस वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूँ कि लोगों की नजरिया अलग अलग हो सकती है, मतलब एक चीज को लोग डिफरेंस से देखते हैं। एंड इस चीज से मुझे एक और एक एग्जांपल याद आया कि अर्जुन अर्जुन जब वे छोटे थे वो आश्रम में थे, एंड उनके दोस्त के साथ एक कंपटीशन हुआ कि उनके जो एक गुरुकुल में थे वो, तो क्या हुआ कि एक पक्षी उसमें क्या एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, एंड उन्हें निशाना साधना था कहाँ, पक्षी पर साधना था। तो एक एक करके सब आए कि कोई कह रहा है कि पक्षी दिख रहा है, मुझे पक्षी दिख रहा है, एंड कोई दिख रहा है कि कोई पक्षी की मतलब ऐसे ऐसे बात बोलते हैं जो कि यूजलेस है, मतलब वो उससे पता चल जाता है कि वो समझते नहीं है, उन्हें कंसिडरेशन पावर ज़्यादा है। वो कभी कह रहे हैं कि पूंछ दिख रही है, कभी कह रहे हैं आँख दिख रही है, कभी कह रहे हैं पैर दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आती है उस टाइम पे अर्जुन गुरु कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा है, नजर आ रहा है। अर्जुन कहते हैं मुझे सिर्फ उस पक्षी की आँख ही नजर आ रही है। मतलब देखो भाई, वो कंसंट्रेशन के साथ बहुत तीर मारता है, मतलब पूरी आँख ही मतलब एक ही नज़र से वो मार देता है। इससे मैं कहने का मतलब है कि जो उससे पहले जो बच्चे आए थे वो भी उस नज़र को देखा, लेकिन वो उस चीज़ को नहीं देख पाए जिस चीज़ को अर्जुन ने देखा, मतलब उस कंसंट्रेशन के साथ नहीं देख पाए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव नज़रिया लेके आते हैं, एंड अपने ऊपर वो लेके नहीं आते, वो उन्हें पर्सपेक्टिव अपना एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप बढ़ता जाता है, एंड वो उस हिसाब से वो एक्ट करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं इमोशनल ट्रिगर। जब आप लोगों से बात करें ध्यान रखें कि वर्ड्स उन्हें उनके एसोसिएशन और मेमोरीज को एक्टिव करते हैं। ओके, जब आप किसी लोग से बात करते हो या किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो या अपने लोगों से ही बात कर रहे हो, कि जब आप बात करते हो ना तो आप जो शब्द यूज करते हो, जो वर्ड्स यूज करते हो, ऐसे वर्ड्स यूज करना चाहिए उनको। वैसे तो जब आप बात करते हो ना उससे आपको जो उनकी जो मेमोरीज की जो एक्टिव होती है, एंड अगर तुम अच्छा से वर्ड्स बोलोगे देन वो अट्रैक्ट करेगी उनके माइंड को, फिर ज़्यादा एक्टिव करके सुनने को, एंड वो अच्छे से सुनेंगे एंड अच्छा लगेगा भी आपकी बात उन्हें। इसलिए जो भी आप बात कर रहे हो तो ऐसा ऐसा वर्ड्स यूज करना, उसके साथ साथ क्लैरिटी एंड फ्रीक्वेंसी के साथ आप उसे यूज करो, एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। वो सही हो गलत हो आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप कॉन्फिडेंस के साथ उतरो उसमें। ओके, डरना नहीं है, भगवान है, डरना नहीं है। अब जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ उतरो। अगर तुम्हें पता है तो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाओ,
अगर नहीं पता है, तुम्हें भुलवाया जा रहा है मतलब तभी तुम कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। ओके, कोई बात नहीं, भगवान संभाल लेंगे। उसके बाद प्रैक्टिकल यूज क्या है कि नेगोशिएशन, मोटिवेशन, टीचिंग या स्टोरी टेलिंग में राइट फ्रेमिंग का यूज करें। राइट फ्रेमिंग का मतलब होता है कि भाई सही चीज को दिखाना आपको। फ्रेमिंग का क्या मतलब होता है कि एक फ्रेम के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हो फोन, आप देख रहे हो मुझे, मैं आपको एक फ्रेम में दिख रहा हूँ कि एक फोन फ्रेम है। इस फ्रेम आप ऐसे उन्हें प्रेजेंट करो कि भाई आप जो वर्ड्स बोले ना उनके दिमाग में वो फिल्म बननी चाहिए। एक बंदा था, एक गांव में, एक छोटा मतलब एक बड़ा मतलब एक मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ लेकिन ओके, ऐसा है कि एक आप जो भी वर्ड्स बोलोगे ना उनके दिमाग में मूवी जैसा प्ले होनी चाहिए। एक समय था, एक बहुत बड़ा जंगल था, उसी के बीच में एक छोटा सा गांव, मतलब उनके लोगों के दिमाग में चल रहा होगा एक बड़ा सा एक समय था। हाँ, एक समय, टाइम बहुत पुराना टाइम है, एक जंगल है। हाँ, एक जंगल उनके दिमाग में चल रहा है, एंड जंगल के बीच में एक छोटा सा गांव, एंड गांव के बीच की जो गांव की जो पहली शुरुआत में ही एक छोटा सा कुड़िया है, एंड उस कुड़िया में एक माँ और बेटा रहते हैं। इतना कहने से उसके दिमाग में ना वो बैठ जाता है कि हाँ यार ऐसे जंगल था, इस जंगल के एरिया में वो एक छोटा सा गांव है। छोटा सा गांव की जो शुरुआत होती है, छोटी सी गांव की जो शुरुआत होती है उसमें एक छोटी सी कुटिया है, इन कुटिया के अंदर एक छोटी सी माँ और छोटी सी नहीं, एक माँ और बेटे दोनों रहते हैं। तो ऐसे उनके दिमाग में मूवी प्ले होनी चाहिए। आप जो बात बोल रहे हो उन्हें पूरी मूवी देखनी चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर। जैसे कि आप सोच रहे हो ना, जैसे आप मूवी में देख रहे हो, मूवी देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, अब जो वर्ड के साथ आप चित्र देख रहे हो वो कनेक्ट कर रहे हो। जब आप जो बात बोल रहे हो अगर वो मूवी के जैसा प्ले होगा देन वो ज़्यादा रिमाइंड मतलब रिमेम्बरिंग रहेगा, एंड उससे उन्हें अच्छा भी लगेगा। ओके, एंड आपको बात भी उन्हें रिलेटेबल लगेगा एंड अच्छा लगेगा। ओके, एंड ऑल्सो ऐसे वर्ड्स यूज करना जो कि उन्हें अपनी लाइफ में मतलब उस चीज़ को करके आए हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करे होगा। अगर तुम देखो, अगर जो तुम उन्हें कुछ पता हो, जिस चीज़ के बारे में थोड़ी सी पता है, अगर उस चीज़ के ऊपर तुम्हें थोड़ी सी काम करके उसी चीज़ के ऊपर तुम अगर उनको बात बोलोगे तो वो ज़्यादा समझेंगे। देखो यार, लास्ट ये एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा है। देखो, अब जो भी आप लोग किसी सामने वाले के साथ या किसी के साथ आप बात कर रहे हो तो ऐसे चीज़ को आप आइडेंटिफाई करने को कोशिश करना जिस चीज़ को वो उन्हें पता है। देखो, अगर उन्हें पता नहीं होगा तो वो उस चीज़ को सुनेंगे भी नहीं, एंड मन ध्यान के साथ वो सुनेंगे भी नहीं, एंड आपको बात उन्हें अच्छा भी नहीं लगेगा। एंड पहली बार आपको क्या करना है, अगर पहली बार तुम्हें किसी को मिल रहे तो आपको ऐसा कुछ करके उनसे उनके बारे में कुछ पता करना है, वो उनको कौन सी चीज़ पसंद है एंड किस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज है, एंड थोड़ी सी कुछ ऐसे प्रश्न पूछना है जैसे कि उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि वो तुम उनको डाटा इकट्ठा कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि इनके डाटा कलेक्ट करने के बाद हम इनको उसी के ऊपर हम बात करेंगे, तभी वो ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड ज़्यादा आपको सुनेंगे। ओके, दिस इज एंड तो आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड ध्यान रखना, एंड थैंक यू श्री कृष्णा, एंड थैंक यू सभी को, थैंक यू एंड थैंक यू, जय श्री कृष्णा।